एस्पिरेंट्स, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बुक के बारे में जो कि क्लास 6 का एक टेक्स्ट बुक है और इसको एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है और इसका हम लोग आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। एंड दिस सेकंड चैप्टर हैज बीन टाइटल्ड एज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। इस सेकंड चैप्टर में टोटल 13 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टॉपिक में अर्लीस्ट पीपल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है और ये बताया गया है कि वो अर्लीस्ट टाइम में आखिर मूवमेंट क्यों करते थे। ठीक है, उसके बाद उनका हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग किस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इन्वेंशन होती है एन्यूगेसेस। फर्स्ट इन्वेंशन फायर को माना गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये एक स्पेकुलेशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री जितनी पुरानी है उसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका स्पेकुलेशन का पोर्शन ज्यादा है और कंफर्मेशन का पोर्शन कम है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इन्वेंशन जब फायर हो जाता है उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेम, डेट एंड एज के बारे में कि इन अर्लीस्ट पीपल को हम किस नाम से बुलाते हैं और इनका जो एज है ये किस एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कितने टाइम पुराने हैं ये लोग, वो डेट में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हुए। इन्वायरमेंटल चेंजेस के बाद हम लोग बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग देखेंगे। फार्मिंग के बाद हम लोग डोमेस्टिकेशन पढ़ेंगे। इतना होने के बाद एक न्यू वे ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है। 10th पॉइंट पर हमें एनिमल्स की रेयरिंग देखने को मिलती है कि एनिमल्स को ये लोग पालते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। जब कृषि का क्षेत्र और पशुपालन का क्षेत्र विकसित हो गया तब जाकर के हमें एक सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और एट द लास्ट हम देखेंगे कि मेहरगढ़ में जो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं डिगिंग करके और उनके लिविंग से रिलेटेड डिगिंग करके जो हमें मेहरगढ़ में एविडेंसेस मिले हैं हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये समराइज कर दिया है चैप्टर को। पेज 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इन स्ट्रिंग्स का ये नंबर भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो फाइनली अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। हो सकता है ये वीडियो आप तब देख रहे हो जब मेरा चैनल ग्रो हो गया है तो एड्स आ सकते हैं और वो एड्स अनस्किपेबल हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊं, म्यूट कर दीजिए। जैसे ही एड आए आपके सामने आप एम बटन प्रेस कीजिए, एड म्यूट हो जाएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक आपके आंखों को भी आराम मिलेगा। ये पहला सजेशन था मेरा। मैं एक चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा एडवांस में कि भाई अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, बिकॉज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई हैव नॉट एनफ रिसोर्सेज दैट आई कैन टर्मिनेट दोज नॉइजेज, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज दैट आई विल मिनिमाइज दोज नॉइजेज एज पॉसिबल एज आई कैन। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्लीस्ट पीपल और उनके मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे अभी आपने ये जो इंट्रो देखा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। द अर्लीस्ट पीपल के बारे में जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली में वो एक इंट्रोडक्शन है। तो पैसेज में लिखा है दैट वी नो, यहाँ पर समझना चाहिए कि वी नो का मतलब वो कहना चाहता है वी हैव एविडेंसेस। ओके, तो आप जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। वी नो या वी हैव एविडेंसेस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। दे लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। एंड टुडे वी नेम देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। अब यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सबको। देखो ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, इसे कहते हैं हाइफन। ओके, तो हाइफन क्या करता है, ये 2 अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स के बीच में आता है और एक तीसरा वर्ड मीनिंग क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक वर्ड है बाथ और एक वर्ड है रूम। बाथ का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है नहाना, उसको मान लो मीनिंग नंबर 1 है। रूम का मीनिंग होता है कमरा और उसको मान लो कि वो मीनिंग नंबर 2 है। लेकिन जैसे ही हम लोग हाइफन लगाते हैं तो क्या होता है, बाथरूम एक अलग सा वर्ड बन जाता है और एक तीसरा मीनिंग पैदा हो जाता है जिसका मतलब होता है स्नान गृह। तो ये बाथरूम हो गया। ऐसे ही मैन ईटर होता है और वैसे ही यहाँ पर हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे देना था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब बात ये है कि हम उन हंटर्स एंड गैदरर्स आज के टाइम में आखिर क्यों कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज किया है। बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, दे ऑल्सो यूज्ड टू कॉट फिशेस एंड बर्ड्स,
They gathered fruits, roots, nuts, seeds and eggs as their foods. तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मुझे लग रहा है कि मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं समझाया। खैर देखो, वी नो यानी कि हम जानते हैं या फिर हमारे पास इसके साक्ष्य हैं कि वो इस सब कॉन्टिनेंट में अपना जीवन गुजारे हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि वो जो जीवन गुजारे हैं इस सब कॉन्टिनेंट में वो लगभग 2 मिलियन ईयर एगो के हैं, यानी कि 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आप ये टेबल है, टेबल में आप अच्छे से देख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम से भी देख सकते हो ना। अच्छा, लेकिन आज के टाइम में हम उनको वी नेम देम, हमने उनको नाम दे दिया है हंटर्स और गैदरर्स। अच्छा, हम लोग उनको हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों बोलते हैं? पहला रीजन है कि वो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे। दूसरे हेडिंग में लिखा है कि वो लोग फिशेस एंड बर्ड्स यानी कि पंछियों और मछलियों को अपना शिकार बनाते थे, और वो लोग फ्रूट्स को यानी फल को, जड़ को, नट्स यानी बादाम को, या फिर बीज को, या फिर अंडों को वो लोग जुटा करके रखते थे, है ना, क्योंकि वो लोग इन सब चीजों का अपने खाने के लिए यूज करते थे। तो अब हम लोग इसका रीजन पढ़ते हैं। अब हम इनको नंबर्स में पढ़ेंगे, यानी कुछ बिंदुओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 रीजंस दिए गए हैं इसके। पहला रीजन है कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस देन ऑल अवेलेबल प्लांट्स वुड हैव बीन ईटन अप बाय देम। ओके, अगर वो एक ही जगह पे रुक जाते ना तो वहाँ पर जितने प्लांट थे वो खुद ही खा जाते, अगले जनरेशन के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ये पहला रीजन बताया गया है। दूसरे रीजन में हम कह सकते हैं दैट पीपल वुड हैव हैड टू फॉलो। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक चीज बता रहा हूँ, ये जो देख रहे हो यूजर वर्ब वुड हैव हैड टू का मीनिंग होता है शायद करना पड़ा होगा। ध्यान रखना, तो लोग जो थे उनको शायद फॉलो करना पड़ा होगा। किनको फॉलो करना पड़ा होगा? मूविंग एनिमल्स को। ठीक है, और क्यों फॉलो करना पड़ा होगा? क्योंकि अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। बिकॉज पीपल यूज टू हंट दीज एनिमल्स एंड दीज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड वाई दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? अब इसमें 2 चीजें हैं, इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। But the search of grass and leaves can be possible only in case of deer or wild cattle. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दूसरा रीज़न कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तीसरे रीज़न की ओर बढ़ेंगे, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। एंड इट इज़ रिटन दैट पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन in search of fruit bearing plants and trees because they bear fruits in different seasons। तो यहाँ पर हमारा तीसरा रीजन भी खत्म हुआ। अब 4th रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 4th रीजन जो है वो वाटर से रिलेटेड है, और वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या फिर वो हंटर्स और गैदरर्स के लिए, ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, आप पहले से ही जानते हो। तो पैसेज में लिखा है वाटर इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मेरे ऑडियो में थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं, बट प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। एंड सॉरी फॉर दिस टाइम। अब क्या है कि ये जो लेक्स एंड रिवर्स होते थे ना, इनमें से कुछ सीजनल होते थे और बहुत सारे तो इसमें पेरेनियल्स होते थे। पेरेनियल्स का मतलब सदावर्ष होता है, यानी कि वर्ष के सभी दिनों में 24/7/365 डेज रहेगा पानी। ठीक है, और मैं पानी को यहाँ पर H2O लिख करके आगे बढ़ूंगा। और बाकी जो रिवर्स एंड लेक्स होते थे ना, वो सीजनल होते थे। तो इस केस में जो वाटर होता था वो अवेलेबल नहीं रहता था। और ये वाटर कब कब अवेलेबल नहीं रहता था? तो इन ड्राई सीजन्स। ये जो ड्राई सीजन होते हैं ये विंटर और समर दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई विंटर में क्यों होंगे, समर में तो हो सकता है ड्राई सीजन, विंटर में क्यों होंगे, तो विंटर में भी होते हैं। अगर आपको कोई हिंट चाहिए तो मैं आपको कहूंगा एक वर्ड सर्च करना, गोबी डेजर्ट। एक बार गूगल करना तो आपको पता चलेगा कि भले ही ये गोबी डेजर्ट ठंडा है, लेकिन फिर भी ये डेजर्ट है, मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो वो लोग जो इस सीजनल रिवर्स के किनारों पर रहते थे उनको पानी की दिक्कत होती थी, इसलिए पानी की तलाश में वो लोग इधर से उधर जाते थे ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी एक कनेक्शन बन गया। ये कनेक्शन थोड़ा रिवर्स में गया, आप इस बात से समझ सकते हैं कि मैं आगे भी अपनी वीडियोस में हो सकता है कि रिवर्स कनेक्शन में भी चीजों को समझा दूं। आपको भी अपने नोट्स में वैसा ही लिखना है। ये बहुत ही अच्छा माइंड मैप होता है, साथ ही साथ मैं आपको इमेजेस भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब था कि जो 4th रीजन है ये वाटर पर बेस्ड था। ठीक है, अच्छा, आपने जंगल बुक के मूवी का वो जल संधि वाला सीन देखा होगा ना। एनिमल्स ने सोचा कि जब सब जगह का पानी खत्म होगा तब हम यहाँ आएंगे। हम ह्यूमंस ने बोला, अबे हटो, हम यहीं झोपड़ी बनाएंगे
और तब से जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों को झोपड़ी वाले बोलते हैं। जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। जो ये अर्ली पीपल्स हैं, जिनको हम अर्ली पीपल्स या फिर हंटर्स गैदरर्स कह रहे हैं, इनके बारे में हम जानते कैसे? ओके, तो यहाँ पर जो बुक है उसमें सीधा सीधा लिखा है दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स and these things made and used by these early peoples, hunters and gatherers. Okay, these peoples, they made and used tools of first stone, then wood, and also bones. Okay, not talking about stone, actually stone tools were survived best. Okay, obviously it does. Some used to cut or chop like meat and bone. Some used to cut scrap bark or hide. Hide means animal skin. Okay, and scrap bark that is obtained from tree. तो देखो हिंदी मीडियम वालों भाई लोग, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि हम लोग आखिर कैसे जानते हैं इन लोगों के बारे में, है ना? तो देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, उनका तो काम ही है क्या कि गड़े मुर्दे उखाड़ो और उन पर स्टडी करो। तो उन्होंने जब कहीं पर डिगिंग की थी तो वहां पर उन्हें बहुत सारे थिंग्स मिले, ऐसे थिंग्स मिले जो कि हंटर्स और गैदरर्स ने बनाया था और यूज किया था। ओके, अच्छा कौन कौन से थिंग मिले? तो देखो दे मेड एंड यूज्ड टूल्स, उनको टूल्स मिले। किसके टूल्स मिले? तो पहले तो स्टोन के टूल्स, वुड के भी टूल्स मिले हैं और बोन्स के भी टूल्स मिले। ओके, सो स्टोन के जो टूल्स थे, जाहिर सी बात है कि स्टोन के टूल्स ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, और इसीलिए स्टोन पर ही ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है। सम स्टोन टूल्स यूज्ड टू कट और चॉप। तो कट क्या करने के लिए? जैसे मीट कट करने के लिए या बोन कट करने के लिए, क्लियर। स्क्रैप बार्क, बार्क जो है मतलब कि पेड़ की छाल है ना, पेड़ से जो स्क्रैप बार्क मिलती थी उनको कट करने के लिए, या फिर एनिमल की स्किन जिसको हाइड्स भी बोला गया है यहाँ पर, उनको भी कट करने के लिए वो लोग यूज करते थे स्टोन का। अच्छा, चॉप करने के लिए क्या चॉप करते थे वो लोग? तो वो फ्रूट एंड रूट्स को चॉप करते थे, क्लियर। अच्छा, स्टोन के बारे में जो स्टोन टूल्स हैं, इसमें एक और स्ट्रिंग खुलती है, सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर मे हैव बीन का मतलब होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, है ना, कि कुछ स्टोन्स जो थे वो अटैच कर दिए गए हैंडल्स के। किसके हैंडल के? बोन्स और वुड के, है ना। तो बोन्स या वुड के हैंडल पर वो अटैच हो गए। क्यों अटैच हो गए? टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज। स्पीयर्स और एरोज को बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्टोन्स को बोन्स और वुड के हैंडल्स पर अटैच कर दिया, क्लियर। अच्छा, ये जो स्पीयर्स एंड एरोज थे ये किस लिए यूज होते थे? तो दे आर यूज्ड फॉर हंटिंग। ओके, अच्छा अब देखो ये जो स्टोन टूल्स थे, है ना, इनमें हमने अभी 3 चीजें पढ़ी, अब ये चौथी चीज आने वाली है, अदर टूल्स। स्टोन से रिलेटेड कुछ अदर टूल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। अदर टूल्स यूज्ड टू चॉप वुड एंड दिस वुड यूज्ड एज फायर वुड। ओके, अच्छा उसके बाद कुछ स्टोन टूल्स जो थे, लाइक फिगर में अगर आप देखो, पेज नंबर 11 के फिगर में देखो, तो जो फर्स्ट फिगर है, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें एक डिगिंग की गई है, मतलब वो एक काल्पनिक चित्र है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने टाइम मशीन बना लिया जो कि चले गए उस टाइम में और वहां से हंटर गैदरर्स की जो डिगिंग कर रहे थे उसकी फोटो खींच करके आपके सामने लाया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक काल्पनिक चित्रण है। तो इसमें डिगिंग की गई है ग्राउंड में और वहां से रूट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अगर आप उसके राइट हैंड साइड वाले इमेज को देखो तो उसमें क्लॉथ्स को स्टिच किया जा रहा है, मतलब कि क्लॉथ्स में छेद किया जा रहा है या फिर फाड़ करके, जैसे भी है, रफली उसको होल किया जा रहा है। और क्यों होल किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कपड़े में स्टिच करके वो लोग सिलाई करके और अपने लिए पहनते होंगे। और ये जो क्लॉथ्स होते थे ये मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन्स के होते थे, है ना, जो जानवर होते थे उनके स्किन के ही ये बने हुए होते थे क्लॉथ्स। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्ट्रिंग अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ ये जो सेकंड स्ट्रिंग है ये भी आपको सही से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब इसमें देखो बुक में बोला है कि आपको मैप 2 में जरा सा देखना है और उसमें रेड मार्क करके ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेड मार्क करके ट्रायंगल्स दिए गए हैं ये साइट्स हैं, कौन सी? आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंसेस फाइंड आउट किए हैं
ये एविडेंसेस हंटर्स एंड गैदरर्स से रिलेटेड है। उसके बाद ये बताया गया है कि ये जो साइट्स हैं मोस्टली ये वाटर सोर्स के आसपास देखने को मिले हैं, ठीक है, लाइक लेक्स एंड रिवर्स। ओके, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भीमबेटका है ना, भीमबेटका का जो प्लेस है वो। उसके बाद ये जो प्लेसेस हैं ओनली सम आर शोन ऑन मैप। ओके, तो मतलब कि कुछ ही हैं जो कि मैप पर दिखाए गए हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि इसमें ये भी दिखाया है कि जो लोग थे वो ये भी देख रहे थे कि जहाँ पर हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिल जाए ना वहां पर हम रहेंगे। बोले क्यों? कि स्टोन टूल्स जो थे उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इसलिए हंटर्स एंड गैदरर्स के साक्ष्य उन जगहों पर से भी मिले हैं जहाँ पर वहाँ के जो पत्थर हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वहां पर हमें इनके साक्ष्य मिले। हमारा अगला टॉपिक है फायर। अब देखो फायर के लिए हमें ट्रेसेस मिले हैं, है ना, कुरनूल केव्स में। तो हमें मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कुरनूल केव्स में। कुरनूल केव्स में एसेस का फाउंड होना यानी कि राख का मिलना ये सजेस्ट करता है कि जो पीपल थे ना, ये जो अर्लीस्ट पीपल थे ये फायर से फैमिलियर थे। दूसरा स्ट्रिंग खुलता है। अच्छा, ये जो फायर है वो क्यों यूज किया करते होंगे? तो हो सकता है कि ये सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज किया करते होंगे, या फिर हो सकता है कि ये मीट रोस्ट करने के लिए यूज किया करते होंगे, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये इनके सामने कुछ ऐसे जानवर आते होंगे और उन जानवरों को ये फायर दिखा करके डरा करके भगा देते होंगे अपने पास से, ठीक है। तो ऐसा भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि फायर है फर्स्ट इन्वेंशन माना गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक फायर हो गया। और अब एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो उसको अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, नेम्स ऑफ एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक टाइम स्पैन होता है, कहीं शुरू होता है और कहीं जाकर खत्म होता है, तो ये पूरे स्पैन को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो एंशिएंट टाइम्स को कुछ पीरियड्स में बांट करके आर्कियोलॉजिस्ट ने या फिर यूं कह लें हिस्टोरियंस ने उनको नाम दिया है। टाइम पीरियड्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। एक टाइमलाइन रफ स्केच बनाते हैं हम, और टाइमलाइन पर हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये टाइमलाइन जो है ये इस तरफ पीछे चला गया, ठीक है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो आगे हैं हम लोग, है ना, ये पीछे की तरफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये पीछे कितना पीछे है? तो ये मैं बता रहा हूँ 2 मिलियन ईयर एगो। एक तो ये चीज आपने देख लिया कि 2 मिलियन ईयर एगो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक। अब ये जो मैंने लाइन खींचा है ये 2 लाइन है, तो ये जो लाइन है ये है आपका 12,000 साल पहले का लाइन, और उसके बाद ये जो है आपका 10,000 साल पहले का लाइन। किससे पहले का लाइन? जहां पर है हम लोग, यहाँ से 10,000 साल पहले और 12,000 साल पहले का ये लाइन मैंने दोनों खींचा है, ठीक। अब समझिए, टाइम जो है, टाइम तो अपना इसी डायरेक्शन में चलता है ना, ठीक है। टाइम जो है हमारा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पर डिनोट भी कर दिया है। और हम लोग यहाँ पर हैं, ये भी मैंने दिखा दिया। ये 12,000 साल पहले का पॉइंट है और ये 10,000 साल पहले का पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दिया, बोले ठीक। ये दोनों पहले की बातें हैं, एगो, है ना। अच्छा देखो, यहाँ से इस तरफ को ना पैलियोलिथिक एज कहा गया है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। और इस 10,000 साल के इधर के जो एज है उसको हम लोग नियोलिथिक मानते हैं, ठीक है। और इसके बीच में मेसोलिथिक है, ठीक है। अब ध्यान रखना, नियोलिथिक के बाद चाकोलिथिक आता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि अगर उसको भी मैं इसी टाइमलाइन पर बनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। चाकोलिथिक जब आएगा तो उसका टाइमलाइन मैं फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि वो नियोलिथिक के बाद का ही है, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक हो गया, जहां पर स्टार है ये मेसोलिथिक हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो पैलियोलिथिक जो एज है ना, ये पूरा 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको आप एक बार बना लेना, क्योंकि अब हम लोग जो बातें करेंगे वो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ करेंगे। तो हम जब आपको कोई चीज समझाएं पैलियोलिथिक से रिलेटेड, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, तो आपके माइंड में ये एक रफ स्केच आना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नाम दिया गया है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मीनिंग होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, पैलियो प्लस लिथोस से मिलकर के बना है। मैंने यहाँ पर लिथिक लिख दिया है, बट लिथोस से मिलकर के बना है, एनसीईआरटी में दिया है, सॉरी फॉर दैट। और ये जो पैलियो एंड लिथोस जो वर्ड्स हैं वो दोनों ग्रीक भाषा के हैं। और इनका मीनिंग क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, या लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। और इसको हिंदी में पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज को पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पैलियोलिथिक में और भी चीजें हमें समझने वाली बात है कि ये जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है ना, ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है, ठीक है। कहाँ से कवर करता है? तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 12,000 ईयर एगो तक का जो टाइम पीरियड है ये पूरा पैलियोलिथिक माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि एक वर्ड आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या होता है? तो मीसो
लिथिक जो है मेसो प्लस लिथोस से मिलकर के बना है, और यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी है तो फिर से मैं माफी मांगता हूँ। मेसो प्लस लिथोस से मिलकर के बना है। मेसो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, है ना। तो इस एज को हम लोग मिडिल स्टोन एज या फिर हिंदी में इसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अब मेसोलिथिक एज में तो स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत छोटे छोटे हो गए, ठीक है। और ये जो स्टोन टूल्स थे ना, इनको हम AKA लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑल्सो नोन एज, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज। स्टोन टूल्स को हम लोग यहाँ पर माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक में एक और चीज ध्यान दो, मेसोलिथिक में जो माइक्रोलिथ्स होते थे, वो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो माइक्रोलिथ्स को क्या करते थे कि बोन या फिर वुड के हैंडल्स पर चिपका देते थे। और क्यों चिपकाते थे? ये सॉ और सिकल को बनाने के लिए ऐसा करते थे, मतलब कि सॉ एंड सिकल को मेक करने के लिए, बनाने के लिए वो लोग माइक्रोलिथ्स को बोन या वुड के हैंडल पर चिपका तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हैं। वैसे मेसोलिथिक में एक और स्ट्रिंग खुल रहा है, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो ओल्डर टूल्स थे ना, जो पैलियोलिथिक के टूल्स थे जो कि आप इमेज में देख रहे हो, ये टूल्स ऐसा नहीं था कि ये विलुप्त हो गए, नहीं। मेसोलिथिक में नए नए टूल्स तो आए लेकिन पुराने टूल्स भी चल रहे थे, ठीक है, कंटिन्यू टू बी यूज। अब उसके बाद और लिथिक एज खुलता है और इसको हम लोग नियोलिथिक के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। नियोलिथिक एज में क्या है, न्यू प्लस लिथिक, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पत्थर होते थे वो बहुत ही नए नए किस्म के आने लगे, इसमें हमें पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलते हैं। मेसोलिथिक के हेडिंग में मैं एक चीज भूल गया हूँ, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेसोलिथिक जो है ये 12,000 ईयर एगो से 10,000 ईयर एगो का टाइम पीरियड है, ये तो मैंने बता दिया, वो टाइमलाइन पर भी बता दिया है मैंने। इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि इसी में क्लाइमेट चेंज हुआ है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं हिस्ट्री में, वो हमें देखने को मिलते हैं इसी एज में, मेसोलिथिक एज में। तो चलिए अब मेसोलिथिक एज के अकॉर्डिंग सभी चीजों को पढ़ते हैं। सो एस्पिरेंट्स, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 12,000 ईयर एगो का हिस्ट्री। इसमें 3 सेक्शंस हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसका पहला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग से रिलेटेड हम लोग इसका दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे, और तीसरे सेक्शन में हम लोग इसका डोमेस्टिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इस अपने व्हाइट बोर्ड पर चीज़ों को थोड़ा जूम करके लिखूंगा, लेकिन आप पहले इसको देख लेना, उसके बाद इसका नोट्स बनाना, ताकि आप जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो एक कंपैटिबल स्पेस आपको मिले। ओके, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट पर अब हम लोग फोकस करते हैं। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना है कि एनवायरनमेंट जो था, इसका जो क्लाइमेट था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, वो वर्ल्ड क्लाइमेट जो था बिकम रिलेटिवली वार्मर, पहले की अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म हो गया। इससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड्स बढ़ गए, ठीक है ना। ग्रासलैंड्स का मतलब कि घास के मैदान बहुत सारे हो गए, क्योंकि वार्म हो गया मौसम। अब जैसे ही ग्रासलैंड बढ़े तो इसमें ध्यान रखना, इसमें ग्रेन बियरिंग ग्रास भी आ गए। ग्रेन बियरिंग ग्रास का मतलब जिसमें कि अनाज हुए, यहाँ पर अनाज की बात की जा रही है, ठीक। अच्छा, ग्रासलैंड्स जैसे बढ़े तो इससे क्या हुआ कि ग्रास ईटिंग जो भी एनिमल्स थे ना, ये भी इंक्रीज हो गए, जैसे डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, है ना, और भी अदर कैटल जो ग्रास ईटिंग कैटल थे वो सब भी बढ़ गए। तो इनके जब भी नंबर्स बढ़े तो अब क्या हुआ, हंटर्स जो थे इनके, ये इनको फॉलो करने लगे, ठीक है। सो देयर हंटर्स स्टार्टेड फॉलोइंग देम। अब ये जो हंटर्स थे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ओके, अब ये जो फूड हैबिट और ब्रीडिंग सीजन के बारे में जब हंटर्स ने सीखना स्टार्ट किया, तब जाकर के लोगों ने कहा कि अगर हम इनको पाल लें और उनको और रेयरिंग करें, उनकी केयर करें, है ना, तो फिर हम जब चाहें तब इनका यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब यहाँ पर ये है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और एनवायरनमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा वार्म हो गया, पूरे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट वार्म हो गया। उसके बाद ग्रासलैंड बढ़ा, ग्रासलैंड बढ़ने की वजह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो थे वो नंबर्स में बढ़ गए। जब ये नंबर्स में बढ़ गए तो जो हंटर्स थे वो उनको फॉलो करने लगे, है ना। अब जब हंटर्स उनको फॉलो करने लगे तो और भी बहुत सारी चीजें हंटर्स उनके बारे में जानने लगे, जैसे वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग सीजन क्या है, कि किस सीजन में वो ब्रीड कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशंस बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब उन्होंने देख लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो पीपल जो थे उस वक्त के, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम इन डियर एंटीलोप को टेम करें यानी कि इन पर काबू पाएं और इनको पालें पोसें, और इनकी जो तादाद है ये हम अपने हिसाब से बढ़ाएं,
और हम जब चाहें इनसे लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्ट्रिंग था जिसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट था, कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्टिंग, बट उससे पहले इस मैप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने पढ़ ली है। अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक फार्मिंग से रिलेटेड और एक हर्डिंग से रिलेटेड। क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल फार्मर्स के बारे में, ठीक है। तो सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, हमने पिछले में देखा कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ग्रासलैंड्स बढ़े, और ग्रासलैंड्स में बहुत सारे ग्रासेस ग्रेन बियरिंग थे, मतलब उनमें अनाज थे, ठीक है। तो कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो थे वो नेचुरली ग्रो कर गए, मतलब कि बिना उनकी सीडिंग किए हुए ही ग्रो कर गए। तो ये कौन कौन से थे? प्रोबेबली वीट थे, बार्ले थे और राइस, है ना। अब ये जो ग्रेन थे, इनको जो लोग थे ना वो कलेक्ट करने लगे अपने खाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी लर्न करने लगे, वो ये भी सीखने लगे कि ये ग्रेन जो है कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं और कब ये पक रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दीज इंसिडेंट्स मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनकी वजह से उनको ऐसा लगा होगा कि क्यों नहीं हम प्लांट को ही ग्रो कर लें, क्या हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। वो डोमेस्टिकेशन में देख लेंगे हम लोग कि कैसे ग्रो किया गया। तो यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में ये लोग सोचने लगे, है ना। और इस प्रकार से जो लोग थे वो फार्मर्स बन गए, वो भी प्रोफेशनल फार्मर्स। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक प्रोफेशनल हर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पीपल स्टार्टेड टू टेम एनिमल्स, ओके, लाइक, और ये टेम करना मतलब कि काबू में करना। तो कैसे टेम करते थे? बाय गिविंग फूड टू देम। ओके, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो डॉग है उसका वाइल्ड एंसेस्टर, मतलब कि उस टाइम तो पिटबुल नहीं हुआ होगा ना, तो उस टाइम ये लोग नहीं थे, पिटबुल वगैरह नहीं थे। उस टाइम जो वाइल्ड एंसेस्टर थे, मतलब कि डॉग के ही वेराइटी में जो वाइल्ड थे, उनको उन लोगों ने टेम किया सबसे पहली बार। ओके, बाकी एनिमल्स थे जिनको टेम किया गया, वो उसमें से सीप, गोट, कैटल और पिग्स भी थे। ये जो सीप, गोट, कैटल थे, इसमें ध्यान से देखा जाए तो मोस्टली ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, और ये मतलब कि ना झुंड में रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो अर्ली पीपल थे वो इनको टेम करके यानी कि पाल पोस करके रख, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग इनको प्रोटेक्शन देंगे, है ना। तो ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा हर्डर्स और फार्मर्स का जो सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम डोमेस्टिकेशन पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का जो भी हम माइंड मैप बना रहे हैं, उसका कुछ माइंड मैप मैंने पहले से ही बना रखा था, तो उसको बस सिंपली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो डोमेस्टिकेशन होता है वो एक प्रोसेस का नाम होता है या एक हैबिट का नाम होता है। किस प्रोसेस या हैबिट का नाम होता है? यहाँ पर 2 प्रोसेसेस हैं। पहला है ग्रोविंग फूड, कि आप फूड को ग्रो करो, और लुक आफ्टर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, ये लुक आफ्टर जो वर्ड आप देख रहे हो 2, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ, मतलब कि देखभाल करना, पालन पोषण करना। किसका पालन पोषण करना? एनिमल्स एंड प्लांट्स का। ओके, अच्छा, अब ये भी ध्यान रखो, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डोमेस्टिकेटेड, यहाँ पर लिखा है जैसे कि व्हेन डोमेस्टिकेटेड दे बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को अर्लीस्ट पीपल ने लुक आफ्टर किया, यानी कि उनकी केयरिंग की, तो वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से थोड़ा अलग हो गए। जैसे आजकल भी आप लोग देखते होंगे कि जो जंगली डॉग होते हैं वो लकड़बग्घे कहे जाते हैं, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या फिर जो भी पालतू कुत्ते होते हैं, वो जो होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर भी लिखी गई है। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो, एक ये जो फिगर है इसको देख लो, है ना। तो इस फिगर में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, 2 दांत है, एक छोटा दांत है और एक बड़ा दांत है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा दांत है वो वाइल्ड एनिमल का होगा और जो छोटा दांत है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल का होगा, जबकि इनकी जो बनावट है, बनावट लगभग सेम है, ठीक है। अब बात ये है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि डिफरेंट हो जाते थे, आखिर क्यों होते थे, है ना, कैसे हो जाते थे। तो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका आंसर यहाँ पर है ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अर्लीस्ट पीपल ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया था, और वो क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो इसलिए वो वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट से अलग हो गए, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन का भी फैक्टर आता है, लेकिन इवोल्यूशन क्या होता है वो हम लोग जब साइंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि हम प्लांट्स जो है, प्लांट्स कैसे सेलेक्ट करते थे। तो प्लांट्स हम सेलेक्ट करते थे दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स,
एक पहला रीजन। दूसरा क्राइटेरिया होता था दैट प्लांट हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ओके, मतलब कि उसका जो स्टॉक होता था वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? दैट इज कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ रिपेन ग्रेन। ओके, तो जो रिपेन ग्रेन होता था, जो पका हुआ अनाज होता था, कम से कम उसका भार तो वो उठाए, इतना तो होना चाहिए ना उस प्लांट में। अगर प्लांट का स्टॉक जो है वो स्ट्रांग होता था तब हम लोग उसको सेलेक्ट करते थे। अच्छा, जो प्लांट के सीड होते थे ना, उनके हिसाब से भी हम लोग उनको सेलेक्ट करते थे। ये तीसरा क्राइटेरिया होता था कि जो सिलेक्टेड प्लांट सीड्स थे दैट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड सोन, मतलब कि उसको बचा करके रखा जाए, तब जा करके उसको सो कर दिया जाए, मतलब कि बुआई कर दी जाए, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो न्यू प्लांट है उनकी जो क्वालिटी है वो सेम हो, है ना। अब इसमें अर्लीस्ट जो प्लांट्स थे वो कौन कौन से? तो व्हीट एंड बार्ले। ओके, तो व्हीट एंड बार्ले ये अर्लीस्ट प्लांट्स थे जिसको कि अर्लीस्ट पीपल ने सेलेक्ट किया था डोमेस्टिकेशन के लिए। ये हो गया। अब हम एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एनिमल्स को हम कैसे सेलेक्ट करते थे? वो एनिमल जो कि ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल जेंटल होते थे, जिनको हम टेम करके यानी काबू में करके और उनकी ब्रीडिंग करा करके और उनको हम टेक केयर ऑफ कर सकें, तो वो एनिमल्स को हम लोग सेलेक्ट करते थे। हम लोग मतलब कि अर्लीस्ट पीपल, ध्यान रखना, मैं जब भी बोल रहा हूँ हम लोग, इसका मतलब कि अर्लीस्ट पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अर्लीस्ट जो एनिमल थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया वो थे सीप एंड गोट। अब डोमेस्टिकेशन में एक दूसरा स्ट्रिंग खुलता है। डोमेस्टिकेशन में ये ध्यान रखना कि जो ग्रेन हम लोग यूज करते थे, हम लोग मतलब कि अर्लीस्ट पीपल यूज करते थे, वो किस किस तरीके से यूज करते थे। तो पहला तो था कि भाई उस ग्रेन का हम लोग सीड यूज कर लेते थे, है ना, बीज के रूप में, या फिर फूड के रूप में यानी कि खाने के लिए, या फिर गिफ्ट के रूप में। पहले रुपए पैसे थोड़ी ना होते थे, अनाज ही पहले धन होता था, उसी को गिफ्ट कर दिया जाता था, ठीक है। और ये भी होता था कि स्टोर करके भी रखा जाता था, ग्रेन को स्टोर फूड के जैसे भी यूज किया जाता था। अच्छा, आवर टुडेज फूड जो है, मतलब कि हमारा जो आजकल का जो खाना है, रिजल्ट है इसी डोमेस्टिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ध्यान रखना कि 12,000 ईयर एगो ये तीनों चीजें लगभग लगभग साथ साथ हुई। एनवायरमेंट चेंज हुआ और उसके बाद फिर फार्मिंग, हर्डिंग, ये सब भी हमने देखा। भले ही लंबा था, लेकिन ये जो माइंड मैप है इसके हिसाब से आप इजीली याद कर पाओगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैंने ना इंस्टा पर एक स्टोरी सुनी थी, इंस्टा या शायद फेसबुक, तो उस पर मैंने सुना था कि समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ते हैं, तालाब जितना याद होता है ना, चुल्लू भर लिख पाते हैं एग्जाम में, और ऐसा ही करके था। मतलब मेरे को अभी एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो माइंड है ना, ये सोच रहा है कि उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाए। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब आप इस माइंड मैप को अपने एग्जाम के एक हफ्ते पहले से या एक दिन पहले भी अगर आप गो थ्रू करो, तो उसमें आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाए, अपने माइंड में बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाए, है ना। इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। अच्छा, एक और रीजन भी है इसको ऐसा बनाने का। देखो, ये जो डोमेस्टिकेशन है इसमें कितने स्ट्रिंग खुले हैं? 1 2 3 4 स्ट्रिंग है। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। जो सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग में भी 2 स्ट्रिंग्स खुले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। देखो ऐसा क्यों मैंने अपने ऊपर एक चीज ऑब्जर्व किया था। तो देखो, बात ये है कि मुझे लगभग 14-15 सामान लेने के लिए बोला गया था। 14-15 सामान जो नाम है वो याद रखना था। नाम बाद में मैंने याद कर लिया, लेकिन बात ये था ना कि मैंने वो नंबर याद कर लिया कि हाँ, मुझे 15 सामान मुझे लाने हैं। मुझे नंबर तो याद हो गया ना कि हाँ 15 सामान लाने हैं। तो अब जितने भी मैं सामान लूंगा, जिसका लिस्ट बनेगा, तो मैं उसमें देखूंगा कि भाई ये तो 10 ही सामान हुए, और भी मेरे को 5 सामान और याद करूंगा, तो याद आ जाता था। और वैसे ही यहाँ पर मैं चीजों को ला रहा हूँ ताकि आप देखो तो पता चले कि हाँ, डोमेस्टिकेशन में 4 स्ट्रिंग्स थे और 4 स्ट्रिंग हैं, तो जरूर एक स्ट्रिंग का कुछ कुछ प्रोसेस होगा, दूसरे स्ट्रिंग का अलग अलग हेडिंग होगा, फिर तीसरे स्ट्रिंग पर अलग हेडिंग होगा, उसकी टॉपिक अलग होगी। इसीलिए मैं ये जो हिस्ट्री का कंटेंट है या फिर जो भी मेरे थ्योरेटिकल कंटेंट्स आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे कि कनेक्शन वाइज रहेगा, ठीक है। तो आपको जब आप एग्जाम में बैठो या फिर कहीं पर भी बैठो तो उसको याद कर पाओ कि हाँ ऐसा ऐसा था, है ना। तो बस इसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको कैसे सपोर्ट करना है आपको पता है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगला टॉपिक जो है हमारा है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो
ये जो 12,000 साल पहले का टाइम था, उसके बाद जैसे ही ये 3 घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी? क्लाइमेट चेंज होता है, उसके बाद फार्मिंग हर्डिंग होती है और डोमेस्टिकेशन होता है। तो इन 3 घटनाओं के बाद जो अर्लीस्ट पीपल थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, अब वो हंटर्स एंड गैदरर्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक चेंज आया। और वो क्यों चेंज आया? एक टैगलाइन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आखिर उनके लाइफ में ऐसा चेंज क्यों आया, न्यू चेंज क्यों आया। हमें पता है कि द नीड इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस इंडीड, ओके। और हिंदी में भी लोग कहते हैं कि हाँ भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको बहुत सारे नीड आने लगे, ठीक है। कौन कौन से नीड आने लगे तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नीड कौन कौन से थे? पहला था पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। और फॉर लॉन्ग टाइम के लिए वो लोग क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स एंड एनिमल्स करना था। मतलब कि जो प्लांट्स होते थे उनकी देखभाल करनी है। तो देखभाल करनी है तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई आप हरियाणा में हो, किसी गांव में हो, वहां पर आपने फसल उगा दी और आप चले गए दिल्ली, तो ऐसा तो जो फसल है बर्बाद हो जाएगी। तो फसल को देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्हें ये नीड पड़ा कि हम एक ही जगह पर ज्यादा देर के लिए रुके रहें, ठीक है। तो वो रुके रहे, ये नीड था। उसके बाद उनको वाटरिंग की नीड पड़ी, वीडिंग की नीड पड़ी। वाटरिंग मतलब कि प्लांट्स में पानी देना, वीडिंग मतलब कि प्लांट्स के आसपास जो बेकार की घास फूस है उसको उखाड़ करके फेंकना, ये वीडिंग कहलाता है। उसके बाद ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। तो जो एनिमल्स होते थे या चिड़िया होती थी उनको वो लोग भगाते थे। कहाँ से भगाते थे? वो जो प्लांट होते थे उनकी देखभाल करने के लिए भगाते थे। और ये जो चीजें थी ये तब तक होता था जब तक कि जो ग्रेन होता था पक ना जाए। जैसे ही ग्रेन पकता था उसके बाद उस ग्रेन को स्टोर करना ये एक अलग सा नीड बन गया, ठीक है। तो स्टोरिंग भी एक अलग सा नीड बन गया। तो न्यू वे ऑफ लाइफ में ये कुछ कुछ नीड हमें देखने को मिली होंगी, ठीक है। अब उसके आगे समझते हैं इन्वेंशंस क्या क्या हुआ, है ना। नीड का मतलब क्या? एक प्रॉब्लम है। इन्वेंशन मतलब क्या? सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। ओके, तो इन्वेंशन क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज की उन्होंने हट्स बना करके, हट्स का मतलब झोपड़ी, है ना। तो हट्स बना करके रहने लगे। बताया था ना, एनिमल्स हमें झोपड़ी वाले कहते हैं। खैर, तो हट्स बना करके वो लोग रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, है ना, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उसके बाद वो बास्केट बास्केट बिनने लगे, है ना। और ग्राउंड में डग पिट्स बनाने लगे, ठीक। तो ये कुछ कुछ इन्वेंशंस हुए और ये जरूरी भी थे क्योंकि जो नीड था वो प्रॉब्लम था और ये इन्वेंशन उनके सॉल्यूशंस थे। हट्स जो है किस चीज का सॉल्यूशन था कि भाई एक जगह रहना है, बहुत दिन तक रहना है, तो हट्स बना लो। लार्ज क्ले पॉट्स, वो बास्केट और ये डग पिट्स जो है इससे रिलेटेड एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है ना। तो अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो कि आखिर क्ले पॉट्स, बास्केट ये सब क्यों अर्लीस्ट पीपल यूज करते थे, तो इससे आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा, ठीक है। ओके, इन्वेंशन में फिर एक और चीज है रेयरिंग एनिमल्स। जब हम एनिमल्स को रेयरिंग करना स्टार्ट किए उससे रिलेटेड जो हमें इन्वेंशंस मिले वो क्या था? सबसे पहला है कि भाई जब हमने एनिमल्स को रेयरिंग किया तो एनिमल्स जो थे वो नेचुरली मल्टीप्लाई होने लगे, नंबर्स में बढ़ने लगे, है ना। उसके बाद दे प्रोवाइड मिल्क, जो एनिमल्स थे वो मिल्क देने लगे, मीट भी देने लगे। मिल्क जो था वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड था और मीट जो था वो सोर्स ऑफ फूड तो था, लेकिन वो तब के लिए था जब उसकी जरूरत होती थी, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनिमल्स कैन बी यूज्ड एज स्टोर्ड फूड, ओके। अब देखो इससे रिलेटेड जो हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि आखिर ये जो अर्लीस्ट पीपल थे क्ले पॉट्स, वॉव बास्केट, ये सब पिट्स, ये सब क्यों बनाते थे? तो उसका रीजन यही क्या है? रीजन तो ये स्टोरिंग, कि भाई ग्रेन को स्टोर करने के लिए पॉट्स चाहिए ना, बर्तन चाहिए ना, स्टोर कहाँ करोगे? तो क्ले पॉट्स बनाने पड़ते थे और उन्होंने बनाए, ये इन्वेंशंस हुए। और ये सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो एविडेंसेस मिले तो इस हिसाब से हमने एक थ्योरेटिकल स्टोरी बनाई है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, इन इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी और इसीलिए इन्होंने क्ले पॉट्स वगैरह, बास्केट वगैरह बनाए होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मैप नंबर 2 में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ब्लू स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये ब्लू स्क्वायर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? तो ये उन साइट्स को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर साइट्स का मतलब क्या हुआ? तो साइट्स का मतलब होता है इट इज अ प्लेस वेयर समथिंग हैज हैपेंड और दैट इज यूज्ड फॉर समथिंग। यहाँ पर ठीक, वैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट भी होता है, कोई एक जगह है जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है तो उस जगह को हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट भी बोल देते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये साइट शब्द लिखा है, इस शब्द का मीनिंग यही है, अ प्लेस वेयर समथिंग हैज हैपेंड और दैट इज यूज्ड फॉर समथिंग। ओके, तो ये वो साइट्स को डिनोट कर रहे हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने
कुछ एविडेंसेस को फाइंड आउट किया है और ये एविडेंसेस जो हैं वो अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स से रिलेटेड है। ठीक है, इन साइट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। वो क्या है, दैट दीज साइट्स आर ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ओके, एंड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आर फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, एंड प्रेजेंट डे कश्मीर। प्रेजेंट डे कश्मीर को हम लोग मेहरगढ़ के नाम से अपने मैप में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बरजाहोम। बरजाहोम यहाँ पर लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। उसके बाद ईस्ट में भी है और यहाँ पर साउथ इंडिया में भी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फाइंडिंग आउट्स है ना, मतलब कि जो एविडेंसेस हैं, तो एविडेंसेस इसमें क्या क्या हमें मिले हैं, प्लांट्स मिला है, उनके ग्रेन्स मिले हैं और एनिमल बोन्स, ये 3 चीजें हमें एविडेंसेस के रूप में मिले हैं। And these evidences have been studied by scientists to find out whether these sites were settlement of farmers and herders or not. Okay, one of the exciting findings is remains of burnt grains. Okay, आखिर हमें ये कैसे पता चला कि जो हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं वो किस किस प्रकार के हैं, है ना। जैसे बर्न्ट ग्रेन्स हमें मिले हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये जो रिमेन्स है ये बर्न्ट ग्रेन्स के ही रिमेन्स है, ये हमें कैसे पता चला। ओके, एक और क्वेश्चन खुलता है कि हमें ये कैसे पता चला एनिमल बोन्स हैं, ये एनिमल्स के ही हैं या फिर ह्यूमंस के हैं, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात है दैट साइंटिस्ट्स दे कैन आइडेंटिफाई, जो साइंटिस्ट्स हैं ना ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया भी है। उन्होंने 2 चीजों को आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट चीज है दीज ग्रेन्स, है ना, एंड दे कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो number of crops were grown in different parts of the subcontinent। यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट वर्ड के आगे आप लोग THE का यूज कर लेना आर्टिकल का। जो साइंटिस्ट्स हैं वो और भी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि है द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक समराइज हो गया है। हमें फार्मर एंड हर्डर से रिलेटेड जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग पढ़े, इस टॉपिक को बुक में टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ के नाम से दे दिया गया है और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई वो कौन कौन से फाइंडिंग्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हाँ अर्लीस्ट पीपल ने सेटल्ड लाइफ को अडॉप्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 4 चीजें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड किया है। पहला है ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस, दूसरा है कुकिंग हट्स, तीसरा है स्टोन टूल्स और चौथा है अर्दन पॉट्स। ओके, एक 5वां पॉइंट भी है इसमें, तो उसको मैं जब इन सबको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद उसको एक्सपैंड करूंगा। क्लियर है, तो एक एक करके अब इन सबको भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। तो इस टॉपिक में है कि आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। एग्जाम्पल के लिए आप बरजाहोम देखो अगर, तो बरजाहोम जैसे कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, तो यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, हमें मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को एविडेंसेस मिले हैं और वो सजेस्ट करते हैं दैट पीपल वर बिल्ट पिट हाउसेस। ओके, तो पिट हाउसेस वो कैसे बनाते थे, दैट डग इनटू द ग्राउंड। इसमें ऐसा था कि इसके जो स्टेप्स होते थे लीडिंग इनटू देम, मतलब कि पिट हाउसेस ग्राउंड में खोद करके बनाए गए हैं, ये ठीक है। अब उसमें कैसे जाया जाएगा, तो स्टेप्स बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं जो कि पिट हाउसेस में जाती हैं। और भी एक क्वालिटी दिया गया है दैट पिट हाउसेस में प्रोवाइडेड शेल्टर इनटू कोल्ड वेदर्स। ओके, अब हम इसके बाद चलते हैं जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाउंड किया है कुकिंग हट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड कुकिंग हट्स दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड of huts. It suggests that people could cook food either indoor or outdoor depending on the weather. Archaeologists also found some stone tools that many are different from earlier tools. Here the meaning of this earlier is Paleolithic, okay? And that's why they are called Neolithic. What called? These stone tools, okay? These stone tools, some were polished to give fine cutting edge, and mortars and pestles मतलब लोढ़ा, है ना, और mortars का मतलब होता है ओखली, है ना, छोटी सी ओखली, तो उसको mortars कहते हैं, और pestles मतलब लोढ़ा। Mortars and pestles were used for grinding grains and other plant produces. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि that Paleolithic tools continue to be made and used. Okay, one more note is here that some tools were also made of bones. Okay, अब earthen pots से related थोड़ी सी चीजें हैं उसको पढ़ लेते हैं। Earthen pots used for storing things and sometimes these earthen pots found decorated, मतलब कि ये जो earthen pots हैं ये किस लिए यूज हुए होंगे, तो स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए
और मोस्टली हम लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज किए होंगे। और अर्दन पॉट्स तो हमें कभी कभी डेकोरेटेड भी मिलते हैं, मतलब कि उन पर फूल पत्तियों के चिन्ह भी बने हुए होते हैं। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड में मैंने बोला था कि एक और स्ट्रिंग है जिसको मैं बाद में चल के अनवील करूंगा, तो अब वो उसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट पीपल बिगन, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहला मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दैट पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड एंड, ये जो फूड है स्पेशली ग्रेन्स होते हैं लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, मतलब लेंटिल्स मतलब कि दाल, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो आजकल के वक्त ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट बन गया है, ठीक है। जो दूसरा स्ट्रिंग था इसी में पीपल बिगिन वाले में, तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड दैट पीपल बिगन वेविंग क्लॉथ्स, मतलब कि कपड़ों की बुनाई करने लगे। इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। ओके, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे इस समय मतलब कि 12,000 ईयर एगो के बाद से धीरे धीरे स्लोली ही उनमें ये चेंजेस देखने को मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो जो चीजें फाइंड आउट की है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या क्या चीजें फाइंड आउट की है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये हेडलाइन भी खत्म होता है। अब एक लास्ट हेडलाइन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले ना इसी हेडलाइन में एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो पैसेज ये है, पैसेज इस बारे में है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि भाई जो अर्लीस्ट पीपल थे 12,000 ईयर एगो के बाद से वो हंटर्स एंड गैदरर्स ना होकर के अब फार्मर्स एंड हर्डर्स हो गए। तो क्या ये जो फार्मर्स एंड हर्डर्स वो लोग चेंज हुए, क्या ये एक ही बार हो गए? डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं, वो एक ही बार में चेंज नहीं हुए। Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. तो मतलब स्लोली ये जो चेंजेस हुआ ना कि जो पीपल थे वो पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, अब वो फार्मर्स एंड हर्डर्स हो गए। तो ये चीज एकदम स्लोली हुआ और ओवरऑल सेवरल 1000 ईयर्स, इसमें कुछ 1000 साल लग गए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी जगह एक ही बार में चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ये हैबिट्स अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के एरियाज में एडॉप्ट किया गया। तो बस यही चीजें हैं इस पैसेज में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं जो कि मेहरगढ़ से रिलेटेड बरियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो मेहरगढ़ में हमें बरियल्स मिले हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज मिले हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, दैट फाइंड मेहरगढ़ इन मैप नंबर 2। इट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। ओके, इट इज लोकेटेड नियर बोलान पास। दिस पास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू द ईरान। ओके, अब देखिए इसको मैं समझा दूं। मेहरगढ़ जो है एक फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड है। फर्टाइल प्लेन का मतलब कि क्षितिज मैदान, ठीक है। फर्टाइल प्लेन का मतलब उपजाऊ मैदान। अलग अलग टाइप के जमीन के टोपोग्राफी होती है, तो उनमें से एक है फर्टाइल प्लेन। तो मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, बोलन पास के करीब है। आप मैप नंबर 2 में देख भी सकते हैं। और ये बोलन पास एक इम्पॉर्टेंट रूट होता है ईरान में जाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो मेहरगढ़ है ये उन प्लेसेस में से है जहां पर जो उस टाइम के लोग थे वो जौ और गेहूं यानी बार्ले एंड वीट की खेती करना सीखे, और साथ ही साथ भेड़ बकरियों को रेयर करना भी सीखे, उनका पशुपालन करना भी सीखे। अच्छा, ये जो मेहरगढ़ है अगर हम इसको विलेज माने तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज होगा जिसके बारे में आजकल हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रिंग खुल रहा है, एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। तो मेहरगढ़ में बहुत सारे एनिमल्स के भी हमें हड्डियां मिली हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स वाइल्ड हैं, जैसे कि जंगली हैं, जैसे कि जंगली हिरण हो गया या जंगली सुअर हो गया, और शीप एंड गोट के भी बोन्स हमें मिले हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है ना रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस मिले हैं, ये अदर फाइंडिंग्स में आएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं, ईच हैड 4 और मोर, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा इसमें कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। सम मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। ओके, इन कंपार्टमेंट्स में से कुछ कंपार्टमेंट्स स्टोरेज के लिए यूज होते होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। When people die,
मेहरगढ़ में ऐसा होता होगा कि जब लोग मर जाते थे तो उस वक्त जो उनकी बॉडी होती थी ना, उनके रिलेटिव उनको रिस्पेक्ट देते थे, है ना, जनरली पे रिस्पेक्ट। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं पे करते तो उनकी बॉडी को जो उनके रिलेटिव्स थे उनको कब्र में नहीं दफनाते, है ना, जो कि हमें कब्र मिले हैं। तो इसलिए हम ऐसा मान करके चलते हैं कि उनके रिलेटिव्स मरे हुए इंसान को रिस्पेक्ट पे करने के लिए बरीड कर दिए, यानी कि कब्र में दफना दिए। ठीक है, पीपल लुक आफ्टर देम, एग्जाम्पल बरियल, मतलब कि उस समय अगर कोई मर जाता था, और बरियल वो लोग क्यों करते थे, हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि शायद उस वक्त उनमें ये मान्यता होगी कि मरने के बाद भी जरूर कोई ना कोई लाइफ का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ऐसा वो लोग मानते होंगे, और इसीलिए शायद मरे हुए को भी वो दफनाते थे। अच्छा, मेहरगढ़ में सेवरल बरियल्स भी मिले हैं। बरियल्स यानी कि मरे हुए और दफनाए हुए अवशेष मिले हैं। अच्छा, इसमें एक जगह तो हमें ऐसा मिला है कि एक डेड पर्सन है और वो गोट के साथ, यानी कि बकरियों के साथ उसको दफनाया गया है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ऐसा स्टोरी हमें बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, दैट विच वर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो जो पर्सन होगा उस वक्त के जो लोग हुए होंगे, जब वो मर जाते होंगे तो उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए उनको दफना दिया जाता था। इस हेडिंग में ये बात कही जा रही है कि ये जो इंसान है, जो कि आप इस फिगर में देख भी रहे हैं, जिसको दफनाया गया है बकरियों के साथ, तो क्यों बकरियों के साथ दफनाया गया है? उसको, अगर इंसान मरा है तो इंसान को दफनाओ, बकरियां तो जिंदा होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि इंसान भी मर गया साथ ही साथ बकरियां भी मर गई, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो इंसान को बकरियों के साथ इसलिए दफनाया गया होगा कि उस वक्त के उनके जो रिलेटिव्स थे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसमें इनको खाना चाहिए होगा ना, जो मर चुका है, तो उसको खाना देने के लिए ये जो बकरियां हैं उनको भी मरे हुए इंसान के साथ दफना दिया गया होगा। तो यहाँ पर चैप्टर का जो मेन बॉडी है, मतलब कि सेकंड फेज है, यहाँ पर सेकंड फेज खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने सीधा सीधा ये समझा, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो धीरे धीरे फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए, जो कि पहले वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। ठीक है, अब देखिए इस पैसेज में एनसीईआरटी चाहता है कि आप एक इवेंट को इमेजिन करो। क्या इवेंट है? तो अगर आप रॉक शेल्टर में 12,000 साल पहले जिंदा हो, जी रहे हो, और आपके जो अंकल हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं, किसी गुफा के दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं, और तुम यानी कि हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अंकल की मदद करना चाहता है, तो क्या तुम कलर मिक्स करने का सजेशन दोगे उनको? कलर मिक्स करने का सजेशन कब दिया जाएगा? जब कलर के बारे में नॉलेज होगा। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि उस वक्त का जो लोग थे वो कलर से रिलेटेड आईक्यू रखते थे? अगर आईक्यू रखते होंगे तो जरूर कलर से रिलेटेड भी हमें कोई एविडेंसेस मिलता। कहने का मतलब ये है कि जरा आप खुद से मेहनत करो, गूगल करो और पता करो कि क्या 12,000 साल पहले यानी कि न्यूलिथिक एज के जो पीपल थे, क्या वो कलर से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानते थे या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स हैं। हंटर्स एंड गैदरर्स को मैंने समझा ही रखा है, साइट का मतलब भी मैंने समझा रखा है, हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब होता है एक जगह रुक करके जीवन यापन करना। जैसे कि आपने देखा जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया एक जगह बहुत दिनों तक रुकना पड़ा, तो वो जो एक जगह बहुत दिनों तक रुकना पड़ा, ये जो हैबिट था ये हैबिटेशन कहलाता है। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने गूगल करके रखा है। पैलियोलिथिक का मतलब भी आपको पता है, इसको हिंदी में पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। मिसोलिथिक का मतलब मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, है ना। डोमेस्टिकेशन का मतलब ये भी मैंने बताया है, फार्मर्स, हर्डर्स। नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। बरियल्स का मतलब होता है कि कब्र से निकाले गए एविडेंसेस, है ना, उनको हम लोग बरियल्स कहते हैं। अच्छा, इसी में आपको ये डेट्स भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। ठीक, तो 1 2 3 4 4 डेट्स हैं, आप इनको याद रखना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।